अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। इसे लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और अब तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है। वहीं आखिरी तैयारियों पर डीसी जम्मू राकेश मिन्हास ने जानकारी देते हुए कहा कि कल सुबह 6 बजे से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाएगा। वहीं रिवर फ्रंट पर तमाम सहूलतें दी गई हैं। डीसी जम्मू ने कहा कि इंतजामिया की कोशिश है कि अमरनाथ यात्रा के लिए ज्यादा से ज्यादा भक्त आए और जम्मू कश्मीर से अच्छी यादें लेकर जाएं। मैं आपके माध्यम से ये अपील यहाँ पे करना चाहते हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है 3 तारीख से, आप सब जानते हैं। तो जम्मू ज़िले में हमने तैयारियाँ काफ़ी इलेबोरेट भी की हैं और पिछली बार से काफ़ी अलग तैयारियाँ भी की हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे को यात्रियों को फैसिलिटेशन के लिए हमने एक निर्णय इस पर यह किया था कि कोई भी यात्री सड़क पर धूप में खड़ा नहीं होगा, ना ही बारिश में भीगे, ना ही कोई ऐसा यात्री होगा जो टॉयलेट पानी की फैसिलिटी से वंचित रह जाए या लंगर से वंचित रहे। तो ये तवी रिवर फ्रंट पे जो हमने शिफ्ट किया है, यहाँ पे एक अच्छा अरेंजमेंट यात्रियों के लिए किया। तकरीबन 5000 यात्री यहाँ पे रुक सकते हैं। टोकन के सेंटर और रजिस्ट्रेशन काउंटर सारे यहीं पे चलेंगे और इसके लिए हमने एक आधुनिक स्कीम ली। ये एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से चलेंगे। हर 15-15 मिनट में अपडेट किया जाएगा कि उस दिन के कितने टोकन बाकी हैं और ये एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यहाँ पे लगाया है जिसको कोई भी देख सकता है। कल सुबह 6 बजे से टोकन बांटने शुरू किए जाएंगे और परसों से रजिस्ट्रेशन और RFID चलेगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पे गीता भवन, राम मंदिर और भगवती नगर में जैसे हर साल रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन किया जाता था वैसा इस साल। मेरी जम्मू के सारे निवासियों से हाथ जोड़ के ये अपील है कि जितने भी यात्री आ रहे हैं वो हमारे गेस्ट हैं। अमरनाथ यात्रा 2026 की सिक्योरिटी तैयारियों के तहत अनंतनाग के SSP अमोद अशोक नागपुरे ने हरनाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस, CRPF, रेलवे पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में यात्रियों के महफूज सफर, रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी, CCTV निगरानी, बैगेज स्क्रीनिंग और तमाम सहूलतों को लेकर जायजा लिया है। SSP ने तमाम अफसरों को तैनात रहने की हिदायत दी है, साथ ही साथ तालमेल बनाए रखने की हिदायत दी है। इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन का दौरा कर सिक्योरिटी इंतजामात और मुसाफिरों के लिए की गई सहूलतों का मुआयना किया। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक जिला सदर कुलगाम आबिद हुसैन खान ने एनसी सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जमीनी सतह पर सही तरीके से नाफिज नहीं किया जा रहा है। जान के मुताबिक कुछ नुमाइंदों और लोकल स्टेक होल्डर्स को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में DC से नोटिस लेने और नए ग्राम सभा मुनाकिद करने की मांग की है। बीजेपी लीडर ने पिछली सरकारों पर बैकडोर भर्तियों के संगीन इल्जाम भी लगाए। साथ ही उन्होंने शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर भर्ती सिस्टम नाफिज करने पर जोर दिया। आप जी मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर ये आबिद हुसैन खान साहब, और इनसे बात करते हैं। आज काफ़ी अरसे के बाद हमने एक बार फिर देखा है कि जो बीजेपी पार्टी के हवाले से अगर बात करें तो इन्होंने खुद जो है अब दोबारा से जो है सरगर्मियाँ शुरू की हैं। क्या कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है आबिद साहब? आपको पता होना चाहिए कि जो बैकडोर एंट्रीज़ का सिलसिला PDP ने किया, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वही तहरीक दोहरा रहा है, जिसकी वजह से PhD स्कॉलर्स परेशान हैं, M.Tech B.Tech स्टूडेंट्स परेशान हैं, जिन्होंने मेहनत मशक्क़त करके जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनके साथ आज नाइंसाफ़ी हो रहा है। हम चाहते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी इन्वॉल्व है वो सलाखों के पीछे जाना चाहिए। जो मिनिस्टर MLA EDI की रेड पड़नी चाहिए, उनको सज़ा मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ 7.5 लाख वोटर ज़िला कुलगाम में ऐसे भी है जिनको पता नहीं है कि PRI प्लान कहाँ से बना है, कैसे बना है। ये रिव्यू होना चाहिए, ग्राम सभा दोबारा होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के आर्डर के माध्यम से यहाँ
PRI प्लान चेंज हो। मैं चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर साहब खुद कल PRI पे एक्सरसाइज करें। मैं पहले कल डिप्टी कमिश्नर से मिलूंगा, उसके बाद मेरा रुख होगा हाई कोर्ट की तरफ। जिस तरह आप कह रहे हैं कि बैकडोर एंट्रीज हैं वगैरह, अभी जो हैं, जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, उनके जो CM के जो एडवाइजर हैं, यहाँ काबीना वजीर सकीना, तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, उन्होंने वहाँ पे साफ कहा है कि ये जो बैकडोर एंट्रीज हैं बुनियाद तो PDP और BJP सरकार ने डाली है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बंदे को बैकडोर एंट्रीज के जरिए अपॉइंट किया है, हमारे खिलाफ एक सबूत दीजिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अरे आपके सामने नासिर असलम वानी को सैलरी अच्छा मिल रहा है, उसके साथ साथ आप भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओ, वहाँ किसने वो MTS पे लगाए, कह रहे हैं आउटसोर्स है। आउटसोर्स क्या है? व्हाट डज इट मीन? आप PhD स्कॉलर को आउटसोर्स पे लगाओ। आप NRHM जो कैंडिडेट्स है NRHM में एडजस्ट हो रहे हैं, उसमें मेरिट नहीं हो रहा है, वो भी एक आउटसोर्स है। जो डॉक्टर 40 लाख 50 लाख रशिया बांग्लादेश में खर्च करके आता, फिर आपको NRHM उसको आउटसोर्स लगाते हो, और आप 8th पास को भी आउटसोर्स पे लगाते हो। और जो PhD स्कॉलर उसका मेरिट कहाँ गया? ग्रेजुएशन जो बच्चा करके है उसका मेरिट कहाँ है? क्या हमें आउटसोर्स लगाना है? कोई PhD है कहीं पे नोटिस देखा आपने? कहीं फेसबुक पे उसने बोला? उसी समय लिंक ओपन होती है जिस समय उनको अपने कैंडिडेट को एडजस्ट करना होता है। आप देखो जब EDI की रेड पड़ेंगी ना, उनको किनको पड़ेगी? उन्हीं लोगों को जिन्होंने बैकडोर एंट्रीज की, चाहे वो PDP हो, नेशनल वाले हो, अगर BJP पर कोई होगा वो भी जाएगा। और अच्छा आबिद, यहाँ इक्वलिटी है। आबिद साहब, काफी अरसे के बाद हमने देखा कि आबिद साहब जो है दोबारा BJP के तौर पे यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, और काफी अरसे के बाद आप खामोश थे या पार्टी से नाराज थे? देखिए, आप बताए कौन सा प्रोग्राम है जो आबिद खान ने मिस किया? अब बहुत सारे हैं। देखो 2014 से मैं पार्टी के साथ हूँ, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जो हमने किया। मैंने 5 BDC जिता के दिया पार्टी को, मैंने DDC ज्वाइन करके दिखाया, मैंने 3 टाउन जिता के दिखाया विद चेयरमैन काउंसलर्स। और उसके साथ साथ तंजीम का एक लाएमल होता है, हर एक को हम मौका देते हैं कि कोई आगे बढ़े, काम करे। जब मुझे लगे कहीं पे कमजोरी है तो बैक फुट पे हमें आके बैक करने के लिए हमें आना पड़ता है, अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करना, आम जनता को सपोर्ट करना। चाहे नेशनल कांग्रेस PDP का कोई ऐसा वर्कर हो जिसको नेशनल ने निराशा किया, हम उसको गले लगाने के लिए तैयार हैं। क्या यहाँ पे जिस तरह आपके जो लीडर हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन जिसे हम कहते हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी? सोच रहा हूँ तो पहले कि सुनील जी झूठ बोल रहा है, सरकार गिरने वाले नहीं है। अब जब बैकडोर एंट्रीज का मामला है, ये तो निश्चित है, जब ये लोग जेल जाएगा तो सरकार कौन चलाएगा? सरकार हम चलाएंगे। आबिद हुसैन खान साहब की बात सुनी, और जिस तरह उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो बैकडोर एंट्रीज हुई हैं उनके जिम्मेदार जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे PhD स्कॉलर जो है वो अभी भी नौकरी की तलाश में है। जी मीडिया के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने पंजाब से होकर जाने वाली रुकावटों को लेकर तशवीश का इजहार किया है, और पूरे मामले को लेकर दरख्वास्त की भी मांग उनकी तरफ से की गई है। हर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? लगातार इस मामले को लेकर तूल पिछले दिनों से नजर आ रहा है, और अब CM उमर की तरफ से भी इसमें मुदाखलत की गई है। देखिए, बिल्कुल रिसेंटली जो मटन डीलर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक क्वेरी रेज की थी, एक इशू रेज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब के जो बॉर्डर लाइन एरियाज हैं, जब भी वो किसी भी एरिया से, चाहे हम अम्बाला की बात करें, राजस्थान से बात करें, जहाँ से खास तौर पर
यहाँ पे शीप्स और जो बकरियां जो गोट्स जो है यहाँ पे लाई जाती हैं, इन रूट्स पे जैसे ही ये क्रॉस करते हैं पंजाब पहुंचते हैं, वहाँ पे इनको काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। खासतौर पर इनका मानना था कि वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के ग्रुप्स हैं जो इनसे और मजीद जो है ट्रैवल के जो पैसे जो है वो ऐंठ लेते हैं। करीबन 30 से 20 हज़ार की भी बात जो है ये कही गई है। हालांकि इनका ये भी मानना था कि 2-3 दिन इनको 40 डिग्री टेम्परेचर में गाड़ियों को वहां पे रुकवाया जाता है, जिसकी वजह से जो भेड़ या बकरियां जो गाड़ियों में या ट्रक्स में होती थी वो मर जाती थी, जो इन पे एक और एड ऑन नुकसान हो जाता था। साथ साथ इनका ये भी मानना था कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फिजिबिलिटी है यानी मूवमेंट जो है उसको वन वे किया जाता था, जिसकी वजह से पूरा जो फ्लीट जो है खासतौर पर इन ट्रक्स का, जिसमें खासतौर पर जो शिप्स या गोट्स होती हैं वो काफी फॉल्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से जो पेड़ मवेशी उसमें होते थे वो मर जाते थे। उसके बाद जो मटन डीलर्स है उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि वो यहाँ पे इस मामले को लेकर हड़ताल करने वाले हैं और कई दिन ये हड़ताल यहाँ जम्मू कश्मीर में चली भी। लेकिन अब रिसेंटली जिस तरह से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इसमें अब इंटरवेंशन किया है और साफ तौर पर उन्होंने इस मामले को मुतल्लिक जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब को अपनी तरफ से खत भी लिखा, जिसके बारे में उन्होंने कल बिल्कुल वाज़ाब्ता तौर पर कहा कि उन्होंने ये सारे मामला जो है गवर्नमेंट के साथ उठाए हैं और उनको उम्मीद है कि ये मामले जो है हल किए जाएंगे। इन लेटेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग जो है आज ये भी पता चला कि पंजाब ने इस मामले को लेकर अपनी सीरियसनेस दिखाई है और जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब के दरमियान जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 जो नोडल ऑफिसर्स जो है उनको वहाँ पे तैनात किया गया है, ताकि जो मूवमेंट जो है खासतौर पर इन व्हीकल्स की वो किसी भी तरीके से हॉल्ट ना हो और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इलीगली जो इन पे लेब्स लगा रहे हैं यानी कि एक्स्ट्रा चार्जिंग कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से ना हो। तो इस जमीन में कहीं ना कहीं पे पंजाब ने अपनी तरफ से लचक दिखाई है, कहीं ना कहीं पे कंसर्न नजर आया है, जिसकी वजह से अब जो मटन डीलर्स हैं उन्होंने अपनी हड़ताल को कॉल ऑफ किया है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार अभी जो टेबल टू टेबल जो कॉन्वर्जेशन जो है चीफ मिनिस्टर्स के दरमियान वो अभी भी जारी है और इंश्योर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस तरह का कोई दोबारा इशू ना हो, क्योंकि इससे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है क्योंकि जम्मू कश्मीर लाइव स्टॉक के लिए काफ़ी डिपेंडेंट है अदर स्टेट्स पे। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ज़्यादातर जो लाइव स्टॉक है बाहर से लाया जाता है और उसमें पंजाब एक मेन एरिया आता है जहाँ से ये ट्रक्स जो है क्रॉस करती हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो है वो ऐसे ट्रांजिट पॉइंट्स पे जो है अपनी स्टेशंस बना गए थे, या अगर जो क्रॉसिंग जो चेक पॉइंट्स जो है उनकी अगर हम बात करें जो टैक्सेस की जगह है वहाँ पे वो रुकते थे और वहाँ पे जम्मू कश्मीर आने वाली जितनी भी ट्रक्स हैं उनको रोकने की कोशिश करते थे, उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेने की कोशिश करते। इस तरह के इल्ज़ाम जो है मटन डीलर्स की तरफ से लगातार लगाए जा रहे थे। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से दोनों गवर्नमेंट्स कंसर्न ले रही हैं और इस मटन डीलर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी कंसर्न दिखाई है और उन्होंने वहां पे अभी ऑफिसर्स को तैनात किया है ताकि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्रीली मूव करे और उनको एक्स्ट्रा किसी भी तरीके से जो है उनसे पैसे ना ऐंठे जाए। हालांकि जितनी भी ट्रक्स यहाँ पे आती हैं उनके पास प्रॉपर वैलिड परमिट्स होते हैं या जो उनके GSTs होते हैं वो ऑलरेडी टैक्स पेड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनसे पैसे ऐंठने की कोशिश जो है ऐसे ग्रुप्स वहाँ पे करते थे। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रख के पंजाब गवर्नमेंट ने अभी अपना जो एक कंसर्न जो है वो बिल्कुल ऑफिशियली और जिसे हम कह सकते हैं कि एक निज़ाम के जरिए उठाने की कोशिश की है। वहीं पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि चिट्ठी भेजने के बावजूद भी ये इस मामले को लेकर लगातार कंसर्न रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि आने वाले वक्त में कभी दोबारा इस तरह की कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ना जम्मू कश्मीर किसी भी तरीके से सफर करे और ना पंजाब में कोई इस तरह की लीगल एक्टिविटी के जरिए पूरे निज़ाम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। जी बिल्कुल ठीक है, मेरा तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। पुंछ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सर सैयद एजुकेशन मिशन की जानिब से करियर काउंसलिंग और नशा मुक्त भारत अभियान पर एक खास प्रोग्राम किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। उन्होंने तलबा को तालीम, स्किल डेवलपमेंट और बेहतर करियर पर तवज्जो देने की नसीहत दी है। साथ ही नौजवानों को नशे जैसी बुराई से दूर रहने की अपील की गई है। माहिरीन ने करियर, आला तालीम और मुकाबले में इम्तिहानों से जुड़ी अहम मालूमात दी है। वहीं प्रोग्राम में नशा मुक्त समाज की तामीर के लिए बेदारी फैलाने पर भी जोर दिया गया।
by the Deputy Commissioner, ये एक अच्छे इनिशिएटिव है ताकि entire Poonch district ये जो region है यहाँ से नशे मुक्त हो. But one of the reason of why many of the people are in this drugs and few other नशे is all because of unemployment. उस एजेंडा के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं. ये एक यूनिवर्सिटी जो अफोर्डेबल और वेरी क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द सोसाइटी, हम ये सोसाइटी, ये जो कल्चर, ये जो कम्युनिटी है, ये जो रीजन है, उसको डेवलप करने पे हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट बनने चाह रहे हैं. एजुकेशन मिशन सोच इंडिया की तरफ से एक स्टूडेंट कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम हुआ. उस प्रोग्राम के हवाले से ये था कि बच्चों को अवेयर करना कि उनको किस तरीके से स्ट्रीम्स को लेना है, किन स्ट्रीम्स को अच्छे से पढ़ना है. सिर्फ आप यूपीएससी या फिर नीट की जब तैयारी करते हैं, आफ्टर द एंड मल्टी अटेम्प्ट्स अगर इन केस नहीं होता है तो फिर आप कहाँ जाएंगे. बच्चों को इस बारे में बात की गई. बच्चों को मल्टी टैलेंट के लिए और स्किल्ड के लिए बात की कि बच्चा स्किल्ड होना चाहिए, बच्चे को मल्टी टैलेंट होना चाहिए. थैंक यू सो मच. पुंछ में सेहत डिपार्टमेंट ने पल्स पोलियो मुहिम के तहत घर घर जाकर वैक्सीनेशन मुहिम तेज कर दी है. टीमें स्लम, दूरदराज गांव और सरहदी इलाकों में बच्चों को पोलियो की खुराक पिला रही हैं. डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रूबी भट्टी ने बताया कि पहले दिन करीब 84% वैक्सीनेशन पूरा हुआ है. उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा पोलियो के टीके से महरूम न रहे, इसके लिए मुहिम जारी रहेगी. महकमे को उम्मीद है कि 100% हदफ को हासिल कर लिया जाएगा. वहीं वालिदैन से अपील की गई है कि वो टीमों के साथ ताउन करें और हर बच्चे को पोलियो की खुराक जरूर पिलवाएं. गर्मी का मौसम था, शायद लोग घरों से बूथ की तरफ नहीं आए, बूथ एक्टिविटी को नहीं वो किया उन्होंने प्रेफर. लेकिन आज हम पहले हमारी DIO मैडम साथ हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, तो पहले सुरनकोट ब्लॉक का किया है, फिर मंडी के कुछ हमने एरिया कवर किया. उसके बाद अभी हम ये अपना जो अर्बन एरिया है म्यूनसिपलिटी का, इसमें निकले हुए हैं. हमारी पूरी टीम साथ है. यहाँ पे एक ही ये स्लम एरिया था, अभी हमने वहाँ भी गए हैं. वहाँ भी कोई जो रह गया था तो उसको हमने जो पोलियो के वैक्सीन के 2 ड्रॉप्स जो देने थे वो दिए. और अभी हम बाकी जगहों पे भी वैलिडेट करेंगे जाके कि हाउस टू हाउस एक्टिविटी कैसी हो रही है, कैसा चल रहा है. लेकिन सुबह से जो हमें अपनी ग्रुप्स में रिपोर्टिंग आ रही है तो हमारी टीम्स लगी हुई हैं. गर्मी और धूप की शिद्दत के बावजूद हमारी जो टीमें हुए हैं वो डटी हुई हैं, काम कर रही हैं, सब निकले हुए हैं. और इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है वो 100% ज़रूर अचीव हो जाएगा. पंजाब के विधायक परगट सिंह ने सांबा पहुंचने पर कांग्रेस कारकुनान ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया. प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस लीडरान ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर मरकजी सरकार पर तीखा हमला बोला. लीडरान ने इल्जाम लगाया कि एग्जाम सिस्टम में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं जिससे लाखों तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हुआ है. उन्होंने इस मामले की गैर जानिबदारी जांच कराने और मरकजी एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग की है. कांग्रेस लीडरान ने कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कारकुनान ने मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की अपील की है. देखो, अज सांबा दे विच संजीव कुमार जी की अगवाई दे विच ये बेसिकली नीट के ਜਿਹੜੇ ਲੀकेज हुई है और राहुल गांधी जी ने ये साडे देश के ਜਿਹੜੇ युवा पीढ़ी आ उन्हां दे लई एक बहुत वड्डी एजीटेशन विधी हैगी आ और उहदे विच सांबा का भी अपना रोल है ताकि जिहड़ी नौजवान पीढ़ी आ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਔਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ. अमरनाथ यात्रा से पहले ट्रैफिक पुलिस ने नेशनल हाईवे 44 पर खास इंतजाम किए हैं. एसपी ट्रैफिक रूरल फारूक केसर ने बताया कि यात्रा में शामिल सभी गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच लखनपुर यात्रा रिसेप्शन सेंटर पर सिर्फ एक बार होगी. जांच के बाद गाड़ियों को 1 टाइम चेकिंग स्टिकर जारी किया जाएगा जिसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर में आगे कहीं भी दस्तावेजों की जाँच के लिए नहीं रोका जाएगा. उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा की सभी गाड़ियाँ सिर्फ नेशनल हाईवे से ही चलेंगी. मुगल रोड, धार रोड या किसी दूसरे मुतबादिल रास्ते से यात्रा गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं होगी. एसपी ट्रैफिक ने बताया कि यात्रा काफिले के गुजरने के दौरान हाईवे से जुड़ने वाले लिंक रोड पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोका जाएगा ताकि काफिले की महफूज और बिना रुकावट आवाजाही को यकीनी बनाई जा सके. 1 विंडो सिस्टम है पूरे J&K में जहां पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट उन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा.
और एक बार वो स्लिप लग जाएगी, वो सर्टिफाई कर दिया जाएगा, तो उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हर जगह जहाँ पे भी ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट है वो सिर्फ उस स्टिकर को देख के गाड़ी को अलाउ करेंगे। लेकिन कुछ बाकी ऑफेंसेस जो हैं जिनमें गाड़ी को जिनके लिए रोका जा सकता है, जैसे रैश ड्राइविंग हो, डेंजरस ड्राइविंग हो, ड्रंकन ड्राइविंग हो, ओवरलोडिंग हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, इस तरह के बाकी वाले ऑफेंसेस में। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए इसके बाद दोबारा से कोई चेकिंग नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि सभी लोगों तक ये पता चले कि जो अप्रूव्ड रूट है यात्रा के लिए वो NH-44 है। NH-44 के अलावा कहीं से भी यात्रियों की जो गाड़ियां हैं उनको या जो टूरिस्ट्स की गाड़ियां हैं उनको जाने की अनुमति नहीं होगी। पूरे हाईवे के ऊपर जो लेटरल्स जो हैं या जो लिंक रोड्स आके मर्ज होती हैं नेशनल हाईवे 44 पे, उनको थोड़ी देर के लिए, यानी मोमेंटरी होगा, ये कोई लंबा नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे ट्रैफिक को रुकवा के यात्रा कॉन्वाइज को जो है वो प्रायोरिटी पे वहाँ से निकाला जाएगा। फुटबॉल में कहा जाता है कि जब तक आखिरी सीट नहीं बचती तब तक कुछ भी हो सकता है, और ब्राजील ने इसे एक बार फिर साबित कर दिया है। इंजरी टाइम में आए गोल ने जापान की उम्मीदें तोड़ दी और 5 बार की चैंपियन टीम को राउंड ऑफ 16 का टिकट दिला दिया। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील ने आखिरकार आखिरी लम्हे में बाजी मार ली। राउंड ऑफ 32 के दिलचस्प मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 का टिकट पक्का कर लिया। शुरुआत में जापान ने दमदार खेल दिखाया और 29वें मिनट में काइशु सानो ने शानदार गोल से 1-0 की बढ़त बना ली, लेकिन ब्राजील ने हार नहीं मानी, लगातार दबाव बनाया और मुकाबले में वापसी की। इंजरी टाइम के 95वें मिनट में गैब्रियल मार्टिनेली ने गोल दागकर ब्राजील को जीत दिला दी। कुल मिलाकर आखिरी मिनट रोमांचक मैच चला और ब्राजील ने दिखा दिया कि चैंपियन टीम आखिरी वक्त तक मुकाबला नहीं छोड़ती। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राजील की दिलचस्प जीत के बाद तमाम जो खुशखबरी है वो देखने को मिली है और इसी के साथ जल सैलाब भी उमड़ा हुआ नजर आया। रियो डी जेनेरो के फैन फेस्ट में मैच के दौरान हजारों ब्राजीलियन फैंस की सांसें थमी हुई थी। जापान के गोल के बाद माहौल खामोश हुआ, लेकिन जैसे ही ब्राजील ने वापसी की पूरा बीच जश्न में डूब गया। 96वें मिनट में मैच की आखिरी सीटी के साथ ही कोपाकबाना बीच पर जीत का जश्न शुरू हुआ। इस दौरान फैंस ने कहा मुकाबला बेहद तनाव से भरा था और टीम को नेमार की कमी खली। बहरहाल अब ब्राजील की अगली टक्कर आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के बीच होने वाले मुकाबले के फातेह से होगी। फिलहाल जीत का जश्न रियो की सड़कों और समुद्र किनारे जारी है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप के बीच यूएस के इलाज से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां नॉर्वे की टीम के इस्तकबाल के लिए पुलिस अफसरों ने खास वाइकिंग से बता दी कि आज रात फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में धमाका होने वाला है। आइवरी कोस्ट और नॉर्वे की दोनों टीमें पहली बार नॉकआउट स्टेज में टेक्सास के स्टेडियम में भिड़ने वाली हैं। आज रात 10:30 बजे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2 अटैकिंग टीमों का महामुकाबला देखने जा रहा है। एक तरफ है आइवरी कोस्ट, जिसने ग्रुप स्टेज में इक्वाडोर और कुरासाओ को हराकर शानदार शुरुआत की और हाल ही में फ्रांस जैसी मजबूत टीम को भी मात दी। दूसरी ओर 28 साल बाद वर्ल्ड कप खेल रही नॉर्वे, जिसने क्वालिफाइंग में गोलों की बरसात की और ग्रुप स्टेज में इराक और सेनेगल को हराकर 2 जीत दर्ज की। दोनों टीमें 2-2 जीत के साथ शानदार फॉर्म में हैं। दोनों की पहचान है तेज जबरदस्त परफॉर्मर के लिए। ऐसे में देखना होगा इस मुकाबले में आखिर किसका अटैक सबसे भारी पड़ेगा। फीफा वर्ल्ड कप के बीच यूएस के डलास से एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त अलग ही माहौल देखने को मिला जब नॉर्वे फुटबॉल टीम के इस्तकबाल में पुलिस ऑफिसर्स ने वाइकिंग रो किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अफसर एक साथ बैठकर रिवायती वाइकिंग अंदाज में तालमेल के साथ रो करते नजर आ रहे हैं।
नॉर्वे टीम वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में आइवरी कोस्ट से मुकाबला करने जा रही है। ऐसे में टीम के इस्तकबाल का ये अलग अंदाज चर्चा में है। डलास से आई ये तस्वीरें खेल और सकाफत के अनोखे संगम को दिखाती हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर।